हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर चैनल दी बायो वर्ल्ड। आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप नीट एग्ज़ाम देते हैं तो आपको नीट एग्ज़ाम के लिए क्वालिफ़ाई करने के लिए, बायोलॉजी को अच्छे से क्वालिफ़ाई करने के लिए, मैक्सिमम मार्क्स पाने के लिए, 360 मार्क्स पाने के लिए जो कि पॉसिबल होता है, आपको कौन सी बुक रेफ़र करनी है, आपको कौन सी बुक रेफ़र करनी है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जी। तो कौन सी बुक रेफ़र करें उसके पहले आपको ये सवाल होगा कि इज़ इट नेसेसरी टू रेफ़र एमसीक्यू फॉर नीट बायोलॉजी। अगर आपको नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो सबसे पहला सवाल बच्चों का ये होता है कि क्या हम खाली एनसीईआरटी से पढ़ते जाएं, हम एलन का नोट्स या आकाश का नोट्स या किसी भी क्लास का नोट्स अगर हम जस्ट पढ़ते जाएं तो फिर क्या नहीं चलेगा? एमसीक्यू सॉल्व करने की ज़रूरत क्यों है सर? पहले ये समझाइए, पहला ये सवाल है, इसका आंसर बताइए। सो वेलकम टू बायो वर्ल्ड। बायो वर्ल्ड ये आपको एक्सपर्ट गाइड या एडवाइस देने जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा जवाब को। यस सर। सो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, ये जो नीट एग्ज़ाम होता है, नीट एग्ज़ाम, इस नीट एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है बच्चों? तो इस नीट एग्ज़ाम में नीट आपको पूछता है एमसीक्यूज़। नीट आपको एमसीक्यूज़ पूछता है, पक्का? तो आपको पता ही है 45 एमसीक्यूज़ फिज़िक्स के रहेंगे, 45 एमसीक्यूज़ केमिस्ट्री के रहेंगे, 45 एमसीक्यूज़ बॉटनी के रहेंगे, 45 एमसीक्यूज़ जूलॉजी के रहेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपको इस बायोलॉजी में 90 जो एमसीक्यूज़ होंगे, 90 एमसीक्यूज़, बहुत ज़्यादा नंबर होता है ये 90 एमसीक्यूज़। 90 एमसीक्यूज़ का मतलब होता है 360 मार्क्स, 360 मार्क्स। क्या बात है! 360 मार्क्स बायोलॉजी का कंट्रीब्यूशन होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि नीट एमसीक्यूज़ आपको प्रैक्टिस क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि इसका पहला जवाब है कि नीट एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है? नीट एग्ज़ाम में पूछा जाता है एमसीक्यूज़। यस सर। आप ऐसा समझिए कि आप किसी गेम में या ओलंपिक में आप पार्टिसिपेट करते हैं और आप रनिंग के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, तो पूरे साल आप किसकी प्रैक्टिस करेंगे? घर में सोने की प्रैक्टिस करेंगे, या खो खो की प्रैक्टिस करेंगे, या क्रिकेट की प्रैक्टिस करेंगे, या बैडमिंटन की प्रैक्टिस करेंगे, या आप मैदान में जाके भागेंगे और आप रनिंग की प्रैक्टिस करेंगे? तो सही जवाब होगा कि आप मैदान में जाके भागेंगे। यस सर। अगर आपको उस गेम में जीतना है, रनिंग के ओलंपिक में आपको जीतना है, तो आपको भागने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अच्छे से समझ लो कि एमसीक्यूज़ तो बच्चे आपको सॉल्व करना है, क्योंकि नीट आपको टेस्ट करता है, एनटीए आपको टेस्ट करता है एमसीक्यूज़ पूछ के। तो आप प्रैक्टिस किसकी करोगे? एमसीक्यूज़ की। जी सर। तो सबसे पहला एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न वाई आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज नीट आस्क एमसीक्यूज़। नीट एमसीक्यूज़ पूछता है, इसलिए आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अगर आप नीट की एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? आप रीड करोगे, आप रीडिंग करोगे। आप रीडिंग कितनी देर तक करोगे? आप एनसीईआरटी रीड करोगे, है ना? आप लेक्चर के नोट्स रीड करोगे, लेकिन आपके रीडिंग को कोई पर्पस ही नहीं मिलेगा। अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो, जब आप रीड करते हो, रीड करके फिर आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते हो, कुछ एमसीक्यू सही होता है, कुछ एमसीक्यूज़ गलत होता है, तो आप फिर दोबारा से रीड करते हो, तो आपके रीडिंग को पर्पस नहीं मिलता है। टू गिव पर्पस टू योर रीडिंग इट इज़ नेसेसरी टू सॉल्व द एमसीक्यूज़। आपके रीडिंग को पर्पस देने के लिए एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो सेकेंड पॉइंट होगा, आपके रीडिंग को पर्पस देने के लिए ये काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या होता है, नीट में ना बच्चे
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। यस सर, नीट एग्ज़ाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर आप पहले से प्रैक्टिस करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। पता चला आप खाली रीड करके जा रहे हो और आपको वहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट दे दिया हुआ है और कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आपको आ नहीं रही है क्योंकि आपने उस टाइप के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस की नहीं हुई है। इज़ दैट क्लियर? तो जब कई बार आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं, और जब रॉन्ग हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप फिर से रीडिंग करते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल की अंडरस्टैंडिंग के लिए, किसी भी बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए एमसीक्यूज़ का सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी सर। देन चौथा पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने अभी जो भी समझा हुआ है, जो भी सीखा हुआ है ना, उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। नीट में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन की कैटेगरी आपको कैसे पता चलेगी? जब आप सफिशिएंट प्रैक्टिस करेंगे, आप नीट अपीयर होने से पहले आप मैक्सिमम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे, तब ये जाके क्लियर होता है कि ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करेंगे। रीडिंग से आपको एप्लीकेशन नहीं पता चलेगा ना बच्चे, रीडिंग से यू कैन नॉट गेट द एप्लीकेशन। यस सर, रीडिंग से रीडिंग करने के बाद जब एप्लीकेशन बेस्ड आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तब आपको इस एप्लीकेशन का एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग या एग्जैक्ट एप्लीकेशन आपको पता चलेगा। जी बच्चे, है ना? तो मेरे ये इंपॉर्टेंट रीजंस हैं वाई। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं बट आप इतने में आई थिंक आप समझ गए होंगे कि नीट में आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यस सर। तो अब ये दूसरा सवाल उठता है, दूसरा सवाल ये उठता है कि विच ऑब्जेक्टिव बुक टू रिफ़र टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज़। ऐसी कौन सी ऑब्जेक्टिव बुक है जिसको रिफ़र किया जाए? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कोई भी बुक सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोवाइडेड उस बुक पे आपका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो, मतलब उस बुक में एरर्स कम होने चाहिए, है ना? एरर्स नहीं होने चाहिए। अगर पता चला आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो और कुछ और आंसर दिया हुआ है ना, तो आपको बिगनिंग में देखिए, आपको एमसीक्यूज़ की एमसीक्यू सॉल्व करना है और वो ऑब्जेक्टिव बुक आपको मैं रिकमेंड करने जा रहा हूँ। जो पहली बुक आपको सॉल्व करनी है, पहले 2 बुक आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने हैं, तो मैं आपको पहली बुक रिकमेंड करने जा रहा हूँ। पहली बुक जो आपको रिफ़र करनी है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रूमैन एलिमेंट्री बायोलॉजी। यस सर। तो आई थिंक ये बुक आपको दिखाई दे रही है। यस सर। तो आप देख सकते हैं ट्रूमैन एलिमेंट्री बायोलॉजी है, नीट की बुक है, ये त्यागी जी के द्वारा लिखी गई बुक है। और ये जो बुक है इसमें ये फीचर्स हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। यस सर। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस बुक में क्या क्या इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको हेल्प करेगा। पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसके अंदर एमसीक्यूज़ दिया हुआ है ना, और ये जो एमसीक्यूज़ हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज़ है, फैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं। तो इस बुक के अंदर आपको फैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज़, आपको एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज़, यस सर, और इसी बुक के अंदर आपको आपका नॉलेज चेक करने वाले एमसीक्यूज़ एंड आपके एग्ज़ाम के ओल्ड एग्ज़ाम पेपर्स के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो सारे आपको दिए जाएंगे। यस सर। तो बायो वर्ल्ड के द्वारा जो सबसे पहली बुक, या बायो वर्ल्ड के बच्चे या कोई भी जो नीट बच्चा अपीयर कर रहा है, जो पहली बुक आपको सॉल्व करनी चाहिए, पहली और दूसरी बुक, पहली बुक होगी वो है नीट बायोलॉजी की एलिमेंट्री बायोलॉजी। यस सर, एलिमेंट्री बायोलॉजी। इसकी याद रखना कि इसकी ये जो बुक होती है इसकी सब्जेक्टिव बुक भी आती है। यस सर, जो सब्जेक्टिव बुक आती है वो आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो लोग बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, या जो हायर लेवल ऑफ एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, या जो टीचर्स हैं वो इस बुक को रिफ़र करते हैं।
यस सर, आपको इनकी एमसीक्यूज़ वाली बुक को रिफ़र करना है क्योंकि आपका गोल है एमसीक्यूज़। ये जो बुक है वो 10 to 20%, ये बुक जो है वो 10 to 20% थोड़े बाहर के क्वेश्चन पूछती है, एनसीईआरटी से 10 to 20% बाहर का, जो कि बहुत ही वैलिड पॉइंट है। आपके जो टीचर्स हैं दे मस्ट टीच यू एटलीस्ट 30% बाहर का एडवांस नॉलेज, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारी बातें जो होती हैं वो उतनी क्लियरिटी से नहीं दी होती हैं। तो अगर आप इस बुक को रिफ़र करेंगे, और हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस बुक के अंदर ना सिनॉप्सिस भी दिया हुआ है, इस बुक के अंदर सिनॉप्सिस भी दिया हुआ है। आप चाहें तो उस सिनॉप्सिस को आप पढ़ के भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो दूसरी बुक हमारे द्वारा जो रिकमेंड की जाती है वो ये बुक है। इस बुक को भी आप जानते ही रहेंगे। यस सर, इस बुक को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस बुक इज़ कॉल्ड एनसीईआरटी फिंगर टिप। यस सर, ये एमटीजी के द्वारा दी हुई बुक है। इट इज़ ऑल्सो मोस्ट रिकमेंडेड बुक, इसको बोलते हैं एनसीईआरटी फिंगर टिप। यस सर, तो आप इस बुक को भी रिफ़र कर सकते हैं साथ में, मतलब आप ये बुक भी सॉल्व करना है, आपको ये बुक भी सॉल्व करना है। अब इस बुक की खास बात क्या होती है, आपको ये समझना है कि इसमें जिस टाइप के क्वेश्चन ट्रूमैन में दिए हुए हैं उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं। तो ये पहला डिफरेंस है। यस सर, तो आपको सबसे पहली चीज़ ये बुक सॉल्व करने से मिल जाती है, वो है एमसीक्यूज में वैरायटी प्रेजेंट होना। यस सर, वैरायटी पाया जाने वाला। इस बुक में कुछ सिनॉप्सिस दिए हुए हैं, लेकिन आपको वो सिनॉप्सिस रिफ़र नहीं करने हैं। यस सर, आप डायरेक्टली एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस आप इस बुक से कर सकते हैं। हाँ, आप सिनॉप्सिस के लिए आप ट्रूमैन यूज़ कर सकते हैं। ट्रूमैन हाईली रिकमेंडेड बुक है बायो वर्ल्ड के द्वारा, या नीट बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए हाईली रिकमेंडेड बुक है। तो इसके अंदर वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ स्पेशल एमसीक्यूज़ भी पाए जाते हैं। ये स्पेशल एमसीक्यूज़ हमेशा लास्ट में पाए जाते हैं जो आपके ब्रेन को चेक करते हैं, और इसके अंदर कुछ एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी पाए जाते हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इज़ दैट क्लियर? तो ये दो बुक आपको सॉल्व करने हैं। देखिए बच्चों, आपको नीट की प्रैक्टिस ना इनडेफिनेट, जब तक आपका नीट नहीं होता है इनडेफिनेट तरीके से आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन मैं इस समय आपको बता रहा हूँ कि आपको अपने प्रिपरेशन की जो तैयारी होती है, स्टार्टिंग का जो प्रिपरेशन है, वो ये दो बुक से सॉल्व करना है। जब आप ये दो बुक सॉल्व कर लेते हो तो आप तैयार हो जाते हो कि कोई भी एमसीक्यूज़ आएगा तो आप उसको फाइट बैक कर सकते हो, आप उससे तैयारी कर सकते हो, उससे लड़ सकते हो, एमसीक्यूज़ को आप फेस कर सकते हो, उसका सही एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हो आफ्टर सॉल्विंग दिस टू ऑब्जेक्टिव बुक। इज़ दैट क्लियर? पक्का? वेरी गुड। अब ये इम्पॉर्टेंट सवाल, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल होता है कि क्या आपको कोई और बुक सॉल्व करनी है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एमसीक्यूज़ सॉल्व करना बंद नहीं करना है। अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है तो आपको इनडेफिनेट एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो आपको ये दो बुक से स्टार्ट करना है। एकदम क्लियर हो गया है? आगे आपका ये दो बुक हो जाता है तो हम आपको और भी बुक रिकमेंड करेंगे जो आपको सॉल्व करना है। और भी बहुत सारे दो और इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपका सिलेबस होने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, पहले प्रैक्टिस नहीं करनी है। ये दो बुक्स आपको तब सॉल्व करना है जब आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग आपको फर्स्ट टाइम डेवलप हो रही है। और बाकी के दो बुक भी आपको सॉल्व करने हैं, वो तब सॉल्व करने हैं जब आपका सिलेबस कम से कम 80% हो गया है, तब आपको सॉल्व करने हैं। जी, अब हम अपने अगले सवाल की तरफ मूव ऑन करते हैं कि विच मैथड इज़ यूज टू प्रैक्टिस द एमसीक्यूज ऑफ बायोलॉजी। यस, बायो वर्ल्ड में आप कौन से टाइप की प्रैक्टिस को आप फॉलो करते हैं नीट को क्वालिफाई करने के लिए? यस सर, तो ये मेथड है, ये मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आपको इसी मेथड से एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। यस सर, चलो देखते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको ये आप डब्बे वाला बुक देख रहे हैं, डब्बे वाला बॉक्स वाला बुक, ये नोटबुक है, ये नोटबुक है,
ये नोटबुक को हम हमेशा बायो वर्ल्ड में हम बोलते हैं एमसीक्यूज बुक। क्या बोलते हैं हम इसको? एमसीक्यू बुक बोलते हैं हम इसको। यस, ये आपका एमसीक्यूज बुक है। अब सपोज़ मैंने आपको डाइजेशन चैप्टर पढ़ा दिया, या आपके किसी भी टीचर ने आपको कोई भी एक चैप्टर पढ़ा दिया। सपोज़ हम डाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। सपोज़ आपको डाइजेशन पढ़ा दिया गया जी। यस सर। अब आपको जब आपको डाइजेशन चैप्टर पढ़ा गया तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है चैप्टर का नाम डाइजेशन। इसका कोड भी लिख सकते हैं DIG, है ना। अब आपको यहाँ पे लिखना है डेट। आप डेट लिख दीजिए, जो भी डेट है। और अब आपको क्या करना है, अब आपको डाइजेशन के ब्रैकेट में कोड लिखना है। अगर आप ट्रूमैन से लिख रहे हैं, ट्रूमैन का ये MCQs बुक है, तो आपको TM लिखना है। और अगर आप फिंगर टिप से पहले सॉल्व कर रहे हैं तो आपको FT लिखना है। ये दो कोड हम यूज़ करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन दोनों में से कोई एक ही आप यूज़ करेंगे, या तो TM यूज़ करेंगे या तो FT यूज़ करेंगे। तो सपोज़ कि ये जो डाइजेशन चैप्टर है ना, डाइजेशन चैप्टर में आपको ट्रूमैन के अंदर आपको 200 MCQs है, 200 MCQs है। और आपको फिंगर टिप के अंदर आपको जस्ट 120 MCQs है। यस सर, इतने MCQs है। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है? आपको सबसे पहले कोई एक बुक लेनी है, दोनों बुक एक साथ सॉल्व नहीं करना है। तो सपोज आपने कौन सी बुक ली? आपने TM लिया। TM का मतलब होता है आपने ट्रूमैन की बुक ली जी, आपने ट्रूमैन की बुक ली। तो आपको यहाँ पे लिखना है ट्रूमैन, आपको यहाँ पे लिखना है डाइजेशन, आपको डेट लिखना है। और आपको एवरी डे आपको कम से कम 50 MCQs या 40 MCQs, या कुछ नहीं तो आपको 30 MCQs रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन जाग गए और आपने 300 MCQs ख़त्म कर दिया। मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए बच्चों। मुझे क्या चाहिए कि आप 30 to 40 MCQs आप एवरीडे सॉल्व करें। एटलीस्ट आप वीक में 5 डेज सॉल्व करें, मतलब मंडे से लेके फ्राइडे तक। यस सर, मंडे से लेके फ्राइडे तक, मंडे टू फ्राइडे आप वीक में 5 डेज। तो पहली चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो आपको करनी है। पहली चीज़ है आपको 30 to 40 MCQ सॉल्व करना है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है आपको कितने दिन सॉल्व करना है? मंडे से लेके फ्राइडे तक आपको ये MCQs की प्रैक्टिस करनी है। आपको एवरीडे प्रैक्टिस नहीं करना है ना। आप सैटरडे प्रैक्टिस मत करो, आप संडे प्रैक्टिस मत करो, आप मंडे से लेके फ्राइडे तक प्रैक्टिस करो। इज दैट क्लियर? और ये 30 to 40 MCQ सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम, यस सर, आपको क्या करना होगा? आपको कम से कम आप एक 15 मिनट से लेके 15 मिनट्स तक आप लीजिए। 30 MCQs to 40 MCQ सॉल्व करने के लिए आपको 15 मिनट्स लगना चाहिए। कितना मिनट लगना चाहिए? 15 मिनट लगना चाहिए, है ना। अब आपको कैसे सॉल्व करना है? आपको यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन नंबर। जैसे क्वेश्चन हो गया 1 2 3 15, जितना भी आपका एक कॉलम में आता है ये क्वेश्चंस हो गए। यस सर। Q मतलब क्वेश्चंस होता है, R मतलब रिस्पॉन्स होता है। यस सर, इज दैट क्लियर? R मतलब रिस्पॉन्स होता है और A मतलब आंसर होता है। यस सर, क्या बोला मैंने? Q मतलब क्वेश्चंस, R मतलब रिस्पॉन्स एंड A मतलब आंसर होता है। यस सर। तो आपका ये हो जाता है एक कॉलम, ये एक कॉलम हो गया आपका। ऐसे ही आपका दूसरा कॉलम होगा, ऐसे ही आपका तीसरा कॉलम होगा, ऐसे ही आपका चौथा कॉलम होगा। यस सर।
तो आपको समझ में आ गया, ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, चौथा कॉलम है। अगर एक कॉलम में अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 60 एमसीक्यूज हो गए, है ना। और सपोज फिंगर टिप के अंदर 120 है तो आपको 60 × 120 मतलब आपको 2 पेज लगेगा। तो आप डाइजेशन के लिए 2 पेज आप वैकेंट छोड़ देंगे, 2 पेजेस आप वैकेंट छोड़ देंगे जो फिंगर टिप का आप करेंगे। जी क्लियर है आपको? यस सर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे भी लिखना है। ये आपका क्वेश्चंस हो गया, ये आपका रिस्पॉन्स हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्वेश्चंस हो गया, ये आपका रिस्पॉन्स हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। और ये 15 है तो फिर ये 16 हो गया, 21, 22। पक्का? ऐसे आपको आगे लिखते जाना है। आपको ये पहले ही लिखना है। सपोज आज आप 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो तो ये 30 क्वेश्चन आज का हो गया जी। अब आपको एक बार 15 मिनट बैठना है और आपको ये 30 एमसीक्यूज लगातार सॉल्व करते जाना है। सपोज पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा और आपको लगा कि इसका आंसर 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है, चौथे का 1 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बच्चों, सॉल्व करना है। और 15 मिनट तक बीच में आपको पीछे जाके आंसर चेक नहीं करना है। अभी आपको नॉन स्टॉप ये 30 to 40 एमसीक्यूज 15 मिनट में आपको सॉल्व करना है। 15 मिनट में, 20 मिनट में, जितना भी आपको लगता है उतने टाइम में आपको इसको सॉल्व करना है। जी सर, क्लियर हो गया? तो आपने ये एमसीक्यू सॉल्व कर लिया अपना पूरा कॉन्सेप्ट यूज़ करके। सपोज ये क्वेश्चन आपको नहीं आया तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दो। आपको नॉट अटेम्प्ट करना है तो ये ब्लैंक छोड़ दो, आप इसको ब्लैंक छोड़ दो, मत करो। इज दैट क्लियर? आप अगला क्वेश्चन करो, इसका 3 आया, अब ये भी आपको नहीं आता है तो ऐसे ही छोड़ दो, ये बॉक्स को ऐसे ही छोड़ दो। समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड। आगे देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, आगे देखो। अब आपको क्या करना है? अब आपके 15 मिनट हो गए। अब आपको क्या करना है? अब आपको आंसर्स को चेक करना है। चेक कर पाएंगे आंसर को? पीछे से आंसर को चेक करना है। आंसर चेक करेंगे तो 2 बातें होंगी, या तो आपका करेक्ट हो जाएगा या तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। यस सर। हम ऐसा सपोज करते हैं कि ये एमसीक्यूज, जो दूसरा एमसीक्यूज है, ये गलत हो गया, ये चौथा गलत हो गया, ये 6 गलत हो गया, 7वां भी गलत हो गया, ये आपको आया ही नहीं, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, है ना। आपके इतने गलत हो गए। आप आंसर्स देखिए, है ना, आंसर्स देखिए। सपोज इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 है, इसका करेक्ट आंसर 2 है, इसका करेक्ट आंसर 3 है, इसका करेक्ट आंसर 1 है। तो आप इसको लिखिए। अब आपका ये जो क्वेश्चन हो गया ना, ये जो क्वेश्चन है ना, जो आपके गलत हुए बच्चों, गलत हुए ना, ये क्वेश्चन गलत हुआ है ना, ये क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट में है ना, आपको आया ही नहीं, है ना। तो बुरी बात है, आपको नहीं आया तो आपका गलत हो गया तो बुरी बात है? बिल्कुल बुरी बात नहीं है। पहली बार जब आपने साइकिल चलाई तो गिरे थे कि नहीं गिरे थे? तो 40 में से 30-40 में से सभी गलत हो जाने दो, डरने का नहीं, उधर ही बैठ के रहने का, बिल्कुल नहीं डरना। क्या करना है मैं आगे बता रहा हूँ, ध्यान से फोकस करो। अभी ये क्वेश्चन जो हो गए ये आपके गलत हो गए, ये आपका नॉट अटेम्प्ट था। आप देख रहे हो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हो गए, गलत हो गए। ये क्वेश्चंस आपके गलत हो गए, ये आपके नॉट अटेम्प्ट में चले गए। तो घबराने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का, क्या करने का वो बता रहा हूँ, वो करने का। जो लोग टेंशन लेते हैं उनको टेंशन हो जाता है, हाइपर टेंशन हो जाता है। और जो लोग टेंशन लेने के बाद, गलत हो जाने के बाद, जो लोग गलत हो जाने के बाद एक्शन लेते हैं, टेंशन में एक्शन लेना है, ना कि आपको टेंशन में बीपी बढ़ाना है। क्या बोला मिश्रा सर ने? टेंशन में एक्शन के बारे में सोचने का। तो
अब हम लोग पांचवें पॉइंट के बारे में मूव ऑन करते हैं। अब आपको टेंशन आएगा भाई, बहुत सारे एमसीक्यूज गलत हो गए। अरे टेंशन में टेंशन नहीं रे बाबा, एक्शन के बारे में सोचने का, एक्शन के बारे में सोचने का। अब क्या एक्शन लेना है, वो ध्यान से सुनने का, अच्छे से सुनने का, क्योंकि वो एक्शन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या एक्शन लेना है आपको? अब आपको क्या करना है, जो आपकी किताब है, मतलब आपका फिंगर टिप, या आपने ट्रूमैन लिया हुआ है, जो भी बुक है, उसमें ना ये जो क्वेश्चंस है ना, जो दो क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन है, ये 7 क्वेश्चन है, ये 13 क्वेश्चन है, ये 15 क्वेश्चन है ना। दिस इज़ सेकेंड, ये फोर्थ, ये 6 7, ये 13, ये 15, ये सारे क्वेश्चंस जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो आपके फिंगर टिप की किताब पे लिखा हुआ है, उसको अभी सर्कल करना है। क्या बोला मैंने? पेंसिल लेना है, ट्रूमैन के ऊपर जाना है, या फिंगर टिप जहाँ से ये एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो। हम लोग ट्रूमैन से कर रहे हैं ना, तो ट्रूमैन की किताब निकालनी है, नोटबुक ऑब्जेक्टिव की, दूसरे क्वेश्चन को सर्कल करना है, चौथे क्वेश्चन को सर्कल करना है, 6 क्वेश्चन को सर्कल करना है, 7 को सर्कल करना है, 13 को सर्कल करना है, 15 को सर्कल करना है। सही समझे? बाकी को सर्कल नहीं करना है। अरे सही हो गया ना, तो क्यों सर्कल करना है? अरे 300 क्वेश्चन है ना, 300 एमसीक्यूज़ है ना आपके। 300 एमसीक्यूज़ में से सपोज आपके 100 गलत हो गए या 100 नॉट अटेम्प्ट हो गए, तो आपको उसको सर्कल करना है ऐसे। अब पूछो सर्कल क्यों करना है? पूछो सर्कल क्यों करना है? अब सर्कल जब आपने किया ना, तो इससे क्या होगा, नंबर 6 पॉइंट, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। नीट एग्ज़ाम के दिन, नीट एग्ज़ाम के पहले, जब आप संडे एग्ज़ाम देते हैं आप 2 बजे, है ना, जो भी टाइम है आपके क्लास का। यस सर, संडे आप एग्ज़ाम देते हैं। सपोज आज संडे एग्ज़ाम डाइजेशन का है ना, तो डाइजेशन का है, तो अभी रीड करने के बाद एमसीक्यूज रिवाइज करने का, बाय हार्ट नहीं करने का, आंसर बाय हार्ट नहीं करने का, ये पता लगाने का ये एमसीक्यूज क्यों गलत हुआ था। हर गलत क्वेश्चन के पीछे एक गलत कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करने का। क्या बात है ना। हर क्वेश्चन के पीछे गलत कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, और गलत नॉलेज होता है, गलत फैक्ट होता है। उस नॉलेज को, उस फैक्ट को, उस कॉन्सेप्ट को अब आपको क्या करना है बच्चों, इम्प्रूव करना है। तो उसको रिवाइज करना एग्ज़ाम के पहले। अब आप ये सब कर रहे हो, ये सारे काम, या नहीं कर रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा, या आपके टीचर को कैसे पता चलेगा? तो ध्यान से सुनो, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। यस सर। 6 के बाद आता है 7वां स्टेप। 7वां स्टेप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। समझिए, आपको ना इसका फ़ोटो लेना है, जो आपने एमसीक्यूज़ किया। क्या लेना है आपको? इसका फ़ोटो लेना है। देखो मैं लिखता हूँ, इसका फ़ोटो लेना है। किसका फ़ोटो लेना है? जो आज आपने 30 से 40 एमसीक्यू सॉल्व किए हुए, उसका फ़ोटो लेना है ना। इसका फ़ोटो लिया आपने, इसका फ़ोटो लेना है, और आपके टीचर को, आपका जो भी ग्रुप है, टेलीग्राम का ग्रुप है, व्हाट्सएप का ग्रुप है, वो टीचर को भेजने का, मतलब मुझे भेजने का, ग्रुप में भेजने का। हर बच्चा भेजेगा, एवरी चाइल्ड हैव टू सेंड द फोटो, जो आपने एमसीक्यू सॉल्व किया हुआ है उसका फ़ोटो आपको भेजने का है ना। ग्रुप में भेजेंगे तो इससे क्या होगा, इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपने एमसीक्यू सॉल्व किया, तो मेरे मन को शांति मिलेगी और आपके मन को भी शांति मिलेगी। आप काम करेंगे, आप सबमिट करेंगे, इसका फ़ोटो ग्रुप में डालेंगे, इससे मुझे पता चलेगा कि आप काम कर रहे हैं। अब इसमें गड़बड़ी कहाँ होती है, आप पीछे से आंसर लिख सकते हैं। आप बोलोगे कि भाई
सर को सबमिट करना है, सर बार बार एमसीक्यूज ग्रुप में मांग रहे हैं, तो हम लोग क्या करें? तो आप चुपचाप ये अगर रिस्पॉन्स की जगह पे आप पीछे से आंसर दे के आप लिख लोगे, वैसा भी आप सबमिट कर सकते हो। सबमिट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? करना चाहोगे? देखिए, हमको बचपन से ऑनेस्टी सिखाई गई थी। अगर आपका सचमुच में नीट गोल है, यस सर, आपका नीट गोल है, तो सबसे पहले लाइफ में कुछ भी आपको अचीव करना है तो सबसे पहले आपको किससे ऑनेस्ट रहना है? मम्मी से कि पापा से, टीचर से कि डॉक्टर से? हमेशा याद रखना, ज़िंदगी में वो लोग हमेशा आगे जाते हैं जो सेल्फ ऑनेस्ट रहते हैं। सेल्फ ऑनेस्ट, यस सर। तो आप कसम खाओ कि आप एक दिन एमसीक्यू सबमिट नहीं किए तो चलेगा, मैं सर को सॉरी बोल दूंगा। 2 दिन नहीं किया तो भी चलेगा, 3 दिन नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं ये प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं कभी गलत काम नहीं करूँगा या करूँगी। जी सर, सेल्फ ऑनेस्टी सबसे ऊपर आती है। अगर आप सेल्फ ऑनेस्ट हो ना, अगर आपका नीट नहीं क्लियर हुआ तो भी आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे बच्चों, बहुत आगे जाओगे। यस सर, ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। ज़िंदगी में सेल्फ ऑनेस्टी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। सेल्फ ऑनेस्टी बताती है कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम के हिसाब से हमको रिज़ल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप ऑनेस्ट नहीं रहोगे तो आपको यही चीज़ पता नहीं चलेगी। आप पूरे साल पीछे से आंसर देख के आप लिखते जाओगे, ये रिस्पॉन्स का कॉलम भरते जाओगे, पूरे साल आप मुझे एमसीक्यूज बुक दिखाते जाओगे, एमसीक्यूज बुक क्लासरूम में लाओगे, ऑनलाइन लाओगे, दिखाते जाओगे, मेरा सिग्नेचर लेते जाओगे, लेकिन बच्चों उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, है ना? क्योंकि आपने पीछे से देख के लिखा है। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कि 30 में से 30 के एमसीक्यूज 30 के 30 गलत हो जाते हैं, चलेगा? अरे बच्चे, तेरा जितना ज़्यादा एमसीक्यूज गलत होगा उतना ही ज़्यादा तुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी सीखने की। जितना ज़्यादा एमसीक्यूज गलत होगा उतना ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी सीखने की। जितना ज़्यादा बड़ा फेलियर होगा उतना ज़्यादा बड़ा सक्सेस इंतज़ार कर रहा है आपके लिए। बिल्कुल नहीं भूलना इस बात को, याद रखना इस बात को। तो सेल्फ ऑनेस्टी सबसे ऊपर आएगा, जो सबसे ऊपर आएगा वो सेल्फ ऑनेस्टी कहलाएगा, और सेल्फ ऑनेस्टी ही आपको सबसे ऊपर लेके जाएगा। यस सर, इज दैट क्लियर? तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो हम सबसे लास्ट में बता रहे हैं, इज कॉल्ड एज अ सबमिट। आपको ये एमसीक्यू सबमिट करने हैं, है ना? आपको इसका फ़ोटो, आज का फ़ोटो, आज के डेट का फ़ोटो आज भेजना है, और आपको ये मंडे से फ्राइडे करना है, मतलब आपको 5 डेज ही एमसीक्यूज करने हैं, है ना? पूरे साल करने हैं आपको, है ना? पूरे साल करने हैं एमसीक्यूज, पूरे साल। अभी 2020 की बैच है ना, 2021 की बैच है, 2022 की बैच है, 2023 की बैच है, जो भी बैच है, जब तक उनका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक उनको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। इनडेफिनेट प्रैक्टिस, इनडेफिनेट प्रैक्टिस। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। यस सर, हमारे जब सचिन तेंदुलकर थे, सचिन तेंदुलकर, यस सर, सचिन तेंदुलकर जब ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए गए थे, ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए गए थे, यस सर, तो ऑस्ट्रेलिया का एक अच्छा स्पिनर बॉलर था जिसका नाम था ब्रैड हॉग। ब्रैड हॉग नाम होगा, आप इसको रिसर्च कर सकते हैं, ब्रैड हॉग। ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर का विकेट लिया। क्या लिया? विकेट ले लिया इनका, है ना? और बहुत ही खुश हो गया, स्टंप आउट कर दिया, बोल्ड कर दिया, और बहुत ही खुश हुआ। तो ये जो ब्रैड हॉग है वो क्रिकेट का बॉल लेके सचिन जी के पास गया कि सचिन जी आप मुझे इस बॉल पे ऑटोग्राफ दो कि मैंने आपका विकेट लिया, मुझे ऑटोग्राफ लिख के दो कि मैंने आपका विकेट लिया।
सचिन जी ने क्या किया मालूम है आपको? सचिन तेंदुलकर, महाराष्ट्र के, इंडिया के, यस सर, एशिया के, यस सर, उन्होंने ये लिख के दिया कि दिस विल नॉट हैपन अगेन। इस बॉल पे उन्होंने क्या लिख के दिया? दिस विल नॉट हैपन अगेन। ये तुम्हारे साथ, ये जुमले नॉट हैपन अगेन, अगेन, ये तुम्हारे साथ अभी होगा नहीं जिंदगी में। ये आखिरी बार था, आखिरी बार है, आखिरी बार है तुमने मेरा विकेट लिया है जिंदगी में। जिंदगी में जब तक मैं क्रिकेट खेलूंगा और तू क्रिकेट खेलेगा, ये जिंदगी में तेरे तेरे लाइफ में ऐसा जीवन में, तेरे जीवन में ऐसा एक्टिविटी जिसमें तूने मेरा विकेट लिया, ये कभी नहीं होगा। आपको पता है सचिन जी ने उसके बाद क्या किया रहेगा? उस मैच के बाद क्या किया रहेगा? जब उन्होंने ये लिख के दिया, जब उन्होंने ये लिख के दिया कि दिस विल नॉट हैपन अगेन विथ यू, तुम अब मेरा विकेट कभी नहीं ले पाओगे, ये आखिरी दिन था, तो सचिन ने उस समय क्या किया रहेगा? मैच के बाद सचिन तेंदुलकर जी ने प्रैक्टिस की। हम लोगों को तो एक बार 180 में से 180 मार्क्स आ जाता है तो हम पॉपकॉर्न खाने चले जाते हैं। यस सर, हमारा जो संडे का जो क्लास टेस्ट है वो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। जो आप घर पे ये एमसीक्यू सॉल्व करोगे, ये सबमिट करोगे, ये आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। यस सर, सचिन तेंदुलकर पे कोई आंखें नज़र बिठा के रखा है क्या तुम प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? नहीं ना, आपके ऊपर भी किसी की नज़र नहीं है, आपकी खुद की नज़र है। आपको खुद को इनडेफिनेट प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज़ की, इनडेफिनेट करनी है, बट पूरे साल करनी है, ऑल ईयर्स। ये जो 2 साल आप नीट अपेयर होने वाले हो, वो दोनों साल में आपको नीट के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पे मैं अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज़ की और कौन सी बुक आपको रिफ़र करनी है। तो आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी ये दोनों बुक्स का ऑर्डर आपको अमेज़ॉन से या आप कहीं से भी ऑर्डर कर दीजिए और ये बुक्स मंगा लीजिए। और अब आपको हमारे ग्रुप में, और आपको नीट एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और आप ये प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए और आपको ये एमसीक्यूज़ की ये जो फ़ोटो रहेगा वो मंडे से लेके फ्राइडे तक आपको हमेशा सबमिट करना रहेगा ग्रुप में जी। और हाँ, सेल्फ ऑनेस्टी ये जो कॉन्सेप्ट है वो आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा जी। सेल्फ ऑनेस्टी बिल्कुल मत भूलिएगा। आप अपने सचिन को मत भूलिएगा। यस, उन्होंने आपको क्या सिखाया, सचिन जी ने आपको क्या सिखाया, वो मत भूलिएगा। और वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, यू विल डेफिनेटली become expert in the work what you are doing जी। So all the best, all the best, all the best।